नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा देश किसी चीज़ का निर्यात करने की स्थिति में हो, लेकिन हम ठीक उसी चीज़ की किल्लत से जूझ रहे हों? दिमाग पर जोर मत डालिए, हम बता देते हैं। ये चीज़ है बिजली। भारत अपने बिजली घरों में इतनी बिजली बना सकता है जितनी हमारी आबादी और उद्योग मिलकर खपा नहीं सकते। बावजूद इसके इस साल देश के अलग अलग हिस्सों से खबर आ रही है कि गांव कस्बों में 8-8 घंटे की कटौती करनी पड़ रही है। कई पहले के सालों में भी आई है। सरकार मानती तो नहीं कि कोई गड़बड़ है, लेकिन कटौती भुगत रहे लोगों का दर्द छलक ही आता है, आम और खास दोनों का। इसी से जुड़ा है हमारा आज के दिन का वीडियो, देखिए। All peoples, my Dhangata Vidhan Sabha, your electric problem is my problem also. I fully devoted to all of you, but it's my learning time, my friend. Please give me some time. I promise that just solve electric problem. My God, please give me some time. Jai Shri Ram. ये गणेश चौहान हैं, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर की धनघटा सीट से भाजपा विधायक जी कबूल कर रहे हैं कि बिजली की समस्या है और विधानसभा की जनता को भरोसा दिला रहे हैं कि वो समस्या का निदान भी करेंगे। जब विधायक जी ने मान लिया कि समस्या है, तब तो समस्या होगी ही। हो सकता है आपको लग रहा हो कि हम मजाक के मूड में हैं, तब एक और किस्सा सुनिए। कोटा मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में 23 अप्रैल की रात बिजली गुल होने से मरीज परेशान हुए। अधिकांश वार्डों में बिजली नहीं थी। सर्जिकल आईसीयू, इमरजेंसी, कोविड-19 वार्ड में भी बिजली बंद रही। भीषण गर्मी में मरीज परेशान हुए। डॉक्टर्स ने भी टॉर्च की रोशनी में दवाइयां दी, इंजेक्शन लगाए। एक मरीज को टॉर्च की रोशनी में ही सीपीआर दी गई। एक मरीज की मौत की जानकारी भी अब मिली है। सुनिए अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट चंद्रशेखर सुशील को। 7:15 के बाद में हमारा एक पैनल क्रश हो गया और उसकी वजह से काफ़ी से हमें दिक्कत आई। एक साइड की लाइट चली गई जिसमें इमरजेंसी वार्ड था, हमारे कोविड वार्ड था और सर्जिकल आईसीयू था और ब्लड बैंक था। वहाँ पर कंप्लीट लाइट चली गई तो हमें थोड़ी काफ़ी सारी दिक्कत आई। और लाइट चल जाना की वजह से चल जाती कोई दिक्कत नहीं, पर हमारी पूरी लाइन ही फॉल्ट हो गई। हमारी केबल जल गई उसमें और उसको चालू करने में बड़ी दिक्कत आई। दिक्कत हमें इसलिए आई कि जो इंजीनियर साहब थे हमारे, वो भी बाहर गए हुए थे। उनको मैंने फ़ोन किया, उनका डॉक्टर साहब ठेकेदार को बुला लो। मैंने ठेकेदार को फ़ोन किया तो ठेकेदार भी यहाँ कोटा में नहीं था, वो भी ठेकेदार बाहर निकला। फिर बात है कि दूसरे ठेकेदार को बुलाया। अल्टीमेटली जो दूसरा इनका जो ठेकेदार है रमेश, उससे मेरी बात हुई। मैं कैसे हो गया, उसने फिर 2-3 आदमी भेजे। आने के बाद में उन्होंने काम स्टार्ट किया, देखा तो पूरी लाइन ही जल गई। उस लाइन को रात को दुरुस्त कराया और बहुत दिक्कत आई हमें कुल मिला के। आखिरकार लगभग 10:30 पौने 11 के आसपास हमारी लाइन दुरुस्त हुई। लगभग इस पूरे प्रोसेस में 3-3.5 घंटे में लग गए। बताया जा रहा है कि अस्पताल के बिजली पैनल में लोड बढ़ने से फॉल्ट आया। इस फॉल्ट से केबल गर्म होकर जल गई, जिसके चलते बिजली सप्लाई पैनल से आगे अस्पताल परिसर को मिल नहीं रही थी। इसीलिए फिलहाल कोटा की इस घटना को मौजूदा बिजली संकट से जोड़कर देखने के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिला है। लेकिन कोटा का ये उदाहरण बता देता है कि बिजली न होने से कैसी समस्याएं खड़ी होती हैं। राजस्थान से अब चलिए उत्तर प्रदेश के बाराबंकी। यहाँ ग्रामीण इलाकों में पहले 18 घंटे बिजली आ रही थी, अब सिर्फ 4 से 5 घंटे आ रही है। यही हाल यूपी के दूसरे ग्रामीण इलाकों का भी है। यूं ही नहीं, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने ट्वीट करके जवाब दिया कि ऊर्जा विभाग के सभी भाई बहन चुनौतीपूर्ण समय में जनता की सेवा के लिए दिन रात सजग, तत्पर एवं उपलब्ध रहें। यूपी से चलिए उत्तराखंड। यहाँ पर ढेर सारे बड़े बड़े बांध हैं जहाँ से बिजली उत्पादन कर पूरे देश में सप्लाई की जाती है। बावजूद इसके सूबे में जमकर बिजली कटौती की जा रही है। ये स्थिति बीते कई दिन से है। प्रदेश में 15 मिलियन यूनिट के मुकाबले में मुश्किल 5 मिलियन यूनिट ही उपलब्ध हो पा रही है। गाँव के बाद अब छोटे कस्बों में भी बिजली कटौती की संभावना बन रही है। उद्योगों पर भी कटौती की मार पड़ी है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आकर स्पष्टीकरण दिया है। नहीं, उसको लेकर हमने कल भी बात की है और हम लगातार उस पर चर्चा कर रहे हैं और जो भी अच्छा रास्ता होगा, अच्छा रास्ता हम लोग करने के लिए हमारी लगातार समीक्षा जारी है कि जो प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी आ रही है, उसके बारे में उसका समाधान निकाला जाए। ऐसा करके कल हमने जो हमारे ऊर्जा विभाग के अधिकारीगण हैं और उच्च अधिकारीगण हैं, सभी ने हमने चर्चा की। जल्दी हम उसका रास्ता निकालेंगे। अब चलिए हरियाणा। यहाँ भी बिजली संकट है। कई गांवों में 24 में से महज 10 घंटे बिजली आ रही है, जिसके चलते ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों की ये भी शिकायत है कि बिजली विभाग द्वारा सन्ड्री चार्जेस के नाम पर भारी भरकम बिल दिए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों की समस्या और बढ़ गई है। मतलब एक तो बिजली नहीं, ऊपर से बिल में चार्ज जोड़े जा रहे हैं।
सोनीपत के गोहाना में बिचपड़ी, जागसी, गेंगसर, माजरा और महमूदपुर जैसे गांव के ग्रामीणों ने आज गोहाना सफीदों रोड पर जाम भी किया। सन्ड्री चार्जेस के नाम पे 10 से 20 हज़ार बढ़ाकर वसूले जा रहे थे, इस तरह का ग्रामीणों का आरोप था। हरियाणा के बिजली संकट पर भी सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान आया है, सुन लीजिए। कोल शॉर्टेज और अडानी के साथ जो डिस्प्यूट है उसको लेकर के पावर शॉर्टेज की काफी समस्या हो रही है। पावर शॉर्टेज स्वाभाविक है, इन दिनों में वैसे तो हर साल होती है, सब प्रांतों में होती है, यहाँ भी थोड़ी शुरू हुई है। अडानी का एक डिस्प्यूट है, मैंने स्वयं कल बात की है अडानी से, तो 22 को या 23 को उनके साथ एक मीटिंग होने वाली है, तो थोड़ा बातचीत करने के बाद लगा है कि जल्दी उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि शॉर्टेज के जब दिन होते हैं तो पावर कंपनी जो हैं खुले में बिजली बेचना शुरू करते हैं, बहुत महंगी बिकती है उनकी, और जब स्पेयर होती है उसमें सस्ती भी लेते हैं हम। लेकिन आजकल चूँकि महंगी का ज़रा समय है तो छोटे मोटे झगड़े करने के बाद कैसे डिस्प्यूट खड़े किए जाए, ये पावर कंपनी सरकारों के साथ करती है। लेकिन मुझे लगा है कल जो मेरी बातचीत हुई टेलीफोन पर कि एमिकेबली 1-2 दिन के बाद ये समझौता कर लें। हमने आपको कुछ राज्यों की तस्वीरें दिखाई। बिजली संकट दूसरी जगहों पर भी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक में उद्योगों की बिजली काटकर किसानों को देनी पड़ रही है। यहाँ तक आते आते ये बात स्थापित हो जाती है कि बिजली कटौती वाकई हो रही है, बहुत सारी जगहों पर हो रही है और लोग परेशान हैं। लेकिन अब हम आपको एक आंकड़ा देंगे और ये पूरी बात जाएगी घूम। भारत सरकार की ऊर्जा मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक भारत के पास 3,99,497 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है और 15 मार्च 2022 को राज्यसभा में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बताया था कि भारत में बिजली संकट नहीं हो सकता क्योंकि भारत के पास पीक डिमांड से ज़्यादा बिजली बनाने की क्षमता है। सिंह ने कहा कि 2021-22 में पीक डिमांड थी 203 गीगावाट और भारत की उत्पादन क्षमता है 395.6 गीगावाट। पीक डिमांड मतलब वो वक्त जब सबसे ज्यादा बिजली की आवश्यकता पड़ती है। सुनकर शौक लगा आपको? मंत्री जी के जवाब पर जाएं तो भारत जरूरत के मुकाबले तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा बिजली बना सकता है, बावजूद इसके देश में बिजली संकट है। इसका मतलब दाल में कहीं और कुछ काला है। ऊर्जा मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक भारत में 51% बिजली कोयले से बनती है। इसका मतलब बिजली संकट को समझने के लिए हमें कोयले से चलने वाले बिजली घरों पर ध्यान देना पड़ेगा। पहले हम ये साफ कर दें कि भारत में कोयले की कोई कमी नहीं है, जिसको कोल शॉर्टेज आप कह देते हैं, खबरों में लिख भी देते हैं, सही नहीं है। भारत जितना कोयले का इस्तेमाल करता है उस हिसाब से देखें तो हमारे पास 1 सदी तक चल सकने वाला कोयला है। फिर दुनिया में दूसरी जगह भी कोयला है, वहां से हम खरीद सकते हैं। तो ये संकट कोयले की कमी का नहीं बल्कि कोयले की आपूर्ति में कमी का है। अगर ये समझ जाए तो ये पूरा संकट आप समझ लेंगे और ये भी कि इसका जिम्मेदार कौन है वास्तव में। ऊर्जा विशेषज्ञ बताते हैं कि हर साल जून से सितंबर के बीच मानसून के चलते कोयले की आपूर्ति प्रभावित होती है, लेकिन इस साल अप्रैल में मांग अचानक बढ़ गई, गर्मी जल्दी आ गई और बिजली घरों के सामने कोयले का संकट खड़ा हो गया। पावर जनरेशन के संदर्भ में देखें तो आपके पास कोयला जमीन में कितना है उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इस बात से कि आपके पास कितना कोयला ऐसा है जिसकी खुदाई शुरू हो चुकी है और फिर उसमें से कितना कोयला आप बिजली घर के पास उसके यार्ड में पहुंचा चुके हैं। और ये कोयला 2 तरह से भारत में बिजली घरों तक पहुंचता है। पहला हमारे देश की खदानों से, जिनमें से ज़्यादातर या तो कोल इंडिया चलाती है या फिर कोल इंडिया द्वारा निजी कंपनियों को लीज पे दी गई खदानें। दूसरा है आयात, यानी कि जहाज से कोयला बंदरगाह पर पहुँचता है, वहाँ से मालगाड़ी पर लदकर बिजली घर आता है। इन दोनों तरीकों से जो कोयला बिजली घर पर पहुंच चुका होता है उसी के आधार पर यह कहा जाता है कि इतने दिन का कोयला बाकी है, इतने दिन बाद खत्म होगा। फिलहाल ये स्थिति है कि पर्याप्त संख्या में मालगाड़ियां कोयला लेकर बिजली घर पहुंच नहीं पा रही। दूसरी समस्या है आयातित कोयले के चलते। दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें बढ़ी हैं तो कोयले का दाम भी बढ़ा है रूस यूक्रेन युद्ध के चलते, और इसी के चलते तटीय क्षेत्रों में बने बिजली घरों में उत्पादन घटा है भारत के, क्योंकि वो महंगा कोयला खरीद कर उसी पुराने दाम पर बिजली बेचना नहीं चाहते। इन बिजली घरों तक अब तक मालगाड़ियों से कोयला ये नहीं पहुंचा रहे थे, अब इन्हें भी रेल के जरिए कोयले की आवश्यकता है अगर ये जनरेशन ऊपर ले जाना चाहते हैं। लेकिन शॉर्ट नोटिस पर ना मालगाड़ी आ सकती है इतनी जल्दी और ना ही कोयले की खदान ही आप खोद सकते हो जहां से आपको आपूर्ति हो, क्योंकि अभी तक आप इंपोर्ट डिपेंडेंट थे। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि घरेलू कोयले का उत्पादन बढ़ा तो दिया गया है, लेकिन इस कोयले को बिजली घरों तक पहुँचने में थोड़ा वक्त लग सकता है। फिर कोयले का काम सिर्फ बिजली घरों को ही नहीं है, महामारी के बीत जाने के बाद अब उद्योगों की मांग भी ऊपर जा रही है, इसीलिए कोयले की एक कृत्रिम कमी बन गई है। केंद्रीय कोयला मंत्री क्या कह रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए। कोयले का एक तो हमारा टोटल आज के दिन में कोल इंडिया, सिंगरेनी कोलेरिस,
और वॉशरी, गुडशेड और जो टीपीपी में है थर्मल पावर प्लांट्स में, ये सब मिला के थर्मल पावर प्लांट्स में टू बी वेरी स्पेसिफिक 20 मिलियन टन, लगभग 21 मिलियन टन अभी स्टॉक है। वो 10 दिन के लिए काफ़ी है, एवरेज मैं बोल रहा हूँ। कुछ दूर दराज के जो इलाका है उधर थोड़ा कम है। और हमारे कोल इंडिया, कैप्टिव, ये सब मिल के हमारे पास अभी 72 मिलियन टन का स्टॉक है। तो लेकिन मैं मानता हूँ नॉर्मली इस समय 17-18 डेज का स्टॉक रहना चाहिए, लेकिन रशिया से गैस आने का बंद हुआ है और इम्पोर्टेड बेस्ड कोल बेस्ड पावर प्लांट जो है, इंपोर्ट कोल उन लोगों को नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए उनका भी जनरेशन बंद हो गया था, अभी कोशिश करके फिर शुरुआत हुआ है। गैस बंद हुआ है और इलेक्ट्रिसिटी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इकोनॉमी बहुत अच्छे पकड़ गए हैं। इट हैज़ कम टू ट्रैक अगेन आफ्टर कोविड। तो बहुत अच्छे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण डिमांड बहुत बढ़ गया है। हम डेली बेसिस पे 3.2 बिलियन यूनिट्स हम उत्पादन करते थे। इस टाइम पे 310, 315, 320, कभी कभी 300 भी हुआ है, लेकिन अभी 340-350 बिलियन टन, 300 नहीं, 3.5 बिलियन टन, 3.5 बिलियन यूनिट्स पर डे हो रहा है। तो इसके कारण डिमांड भी बहुत बढ़ गया है। इसके कारण थोड़ा स्टॉक 16-17 जो रहने का था वो 10-11 दिन का हुआ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि 11 दिन के बाद सब बंद हो जाएगा। हम उसको रिप्लेस करते रहते हैं। हर दिन हम कम से कम 2 मिलियन टन हम सप्लाई अभी भी कर रहे हैं। तो इसीलिए शॉर्टेज है, इसका मानना नहीं है कि पूरा 10 दिन के बाद बंद होगा, ऐसा नहीं है। और थोड़ा हम ऐड करना चाहते हैं, लेकिन स्टॉक में कोशिश चल रहा है। हम रेलवे मंत्रालय, पावर मंत्रालय मिलके काम कर रहे हैं। इस पूरे संकट पर हमने ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा से बात की। उन्होंने हमें बताया कि भारत में केंद्र, राज्य और निजी कंपनियां बिजली बनाते हैं। इन तीनों के काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। राज्यों द्वारा चलाए जा रहे बिजली घरों की माली हालत ठीक नहीं, इसलिए ये समय से कोयले के दाम चुका नहीं पाते, आपूर्ति के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बना पाते। बिजली का निर्माण हमारे यहाँ मुख्यतः 3 बड़ी सेक्टर में होता है। एक तो केंद्र सरकार करती है, जिसमें एनटीपीसी है, एनएचपीसी है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन है, सोलर पावर कॉर्पोरेशन है, ये लोग कर, ये केंद्र की हैं। और दूसरा जो है तमाम राज्य सरकारों की अपनी कंपनियां हैं या यूटिलिटीज हैं, वो बिजली का निर्माण करती हैं। और तीसरा जो है वो प्राइवेट सेक्टर में निर्माण होता है। अब तीनों का संस्कृति, इनका बिजनेस की शैली, इनका अर्थशास्त्र और इनका कुल मिलाकर के वितरण का तरीका बहुत अलग अलग है। केंद्र सरकार की कंपनियां तो बिजली बना करके और सप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि उनको अधिकार नहीं है कि वो बिजली बेच सकें। आम उपभोक्ता को बेचने का उनको अधिकार नहीं है, तो वो मिलाकर राज्य सरकारों को देते हैं और राज्य सरकारों को उनको पैसा देना पड़ता है, या जो भी उनसे बिजली लेता है उसको पैसा देना होता है। अब जो सबसे बड़ा कारण क्या हो जाता है कि केंद्र सरकार की जो बड़ी कंपनियां हैं, ये निर्माण तो बिजली का कर देती हैं, तमाम राज्य सरकारें समय रहते पैसा नहीं दे पाती। तमाम ऐसी कंपनियां जो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हैं, जो घर घर बिजली पहुंचाती हैं, उनका अर्थशास्त्र वो पैसा नहीं दे पाती, या उनकी क्षमता नहीं होती यूटिलिटीज की कि वो बिजली का जाकर के बिजली खरीद सकें या लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकें, या अगर आवश्यक हो जाए तो पावर एक्सचेंज से जाकर के बिजली को खरीद सकें। तो वो करती क्या है, चूंकि उनकी क्षमता नहीं है या उनके अन्य कारण है, वो बिजली को बंद कर देती है, जिससे पावर शॉर्टेज जिसको हम बोलते हैं वो आपको दिखती है। खासतौर से वो इलाके जो मीडिया की सुर्खियों में नहीं होते, वहां ये चीजें ज्यादा होती हैं। इस समस्या का एक पहलू यह है कि बिजली का राजनीतिक मुद्दा होना भी एक समस्या है। बिजली को लेकर सरकारें अमूमन भावुक फैसले लेती हैं, जिनके चलते आपूर्ति कंपनियों की हालत खस्ता हो जाती है। सुनिए। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है, जो पॉपुलिज्म है, जिसको बोलते हैं पावर पॉपुलिज्म, वो एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कि हमारे देश में आज संकट होता है। मैं आपके कुछ दर्शक मुझसे नाराज हो जाएंगे जब मैं ये कहूंगा, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे तमाम लोग देश के अंदर बिजली की चोरी करते हैं और उनको कोई अपराध बोध नहीं होता कि मैं बिजली की चोरी कर रहा हूं। जब बिजली नहीं आती वो कोसते हैं, बिजली नहीं आ रही।
अच्छा, तमाम उद्योग भी ऐसे हैं जो बिजली की चोरी करते हैं। तो अगर आप ये देखिए, वो बिजली जैसी चीज जिसके निर्माण के लिए भारी पूंजी चाहिए, भारी मशक्कत करनी पड़ती है। कोयला हम आयात भी करते हैं, हमारा अपना भी है। कोयला खदान से लाना कोई आसान काम नहीं होता है। बिजली घर में तक कोयला पहुंचाना बहुत मेहनत का काम होता है, बहुत पैसे का काम होता है। और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन बिजली का निर्माण करती है। हम यूरेनियम काफी हद तक आयात करते हैं। सौर ऊर्जा के निर्माण के लिए 90% इक्विपमेंट जो हम यूज करते हैं वो हम आयात करते हैं। और प्राकृतिक गैस 56% हम आयात करते हैं। वो सारी चीजें जिनके बिजली के निर्माण इतना पैसे वाला काम है, कैपिटल इंटेंसिव, इतनी मेहनत का काम है, और उसमें आकर के आप ये कि मैं मुफ्त में दे दूंगा या मैं चोरी कर लूंगा, तो फिर समस्या तो आएगी। इसके लिए मेरा ये मानना है कि अगर मेरे से आप पूछें ईमानदारी से, तो कौन कौन जिम्मेदार है? मेरा मानना है कि उपभोक्ता भी जिम्मेदार है। चोरी क्यों होती है? जहां होती है तो क्यों नहीं रोकते? दूसरी बात यह है कि उसका सही दाम जो है वो क्यों नहीं लिया जाता? बिजली को मुफ्त में जो राजनीतिक दल देती है, आप उसका क्यों नहीं बहिष्कार करते? बिजली जैसी चीजें मुफ्त में दे रहे हैं आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मजाक कर रहे हैं। और जहां तक समन्वय की बात है, केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है। समन्वय को चुस्त क्यों नहीं किया जाता? जो राज्य सरकार समन्वय ठीक तरह नहीं करती, उसको जो है वो पॉइंट आउट करना चाहिए। आप नेम एंड शेम करिए उसको। और राज्य सरकार है इसलिए ये कह के कि मेरे पास पैसा नहीं है, या ये कह के मेरी क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस नहीं है, आप बिजली जैसी चीज से समझौता नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे उद्योग धंधे हो, चाहे आम आदमी हो, जब तक सारे लोग इसमें समन्वय नहीं होगा और सभी को लेके चिंतित नहीं होंगे, वो देश जहां पे बिजली सरप्लस है लेकिन घर पे बिजली नहीं है, तो आप सोच सकते हैं जहां जिम्मेदारी की बात है, सब लोग जिम्मेदार हैं। आमतौर पर लोगों को लगता है कि अगर बिजली या पानी जैसी सुविधाओं को पूरी तरह बाजार के हवाले ही कर दिया गया तो इससे गरीबों से सब छिन जाएगा, क्योंकि वो खरीद नहीं पाएंगे। इसे टालने के लिए क्या करना होगा, वो भी हमने विशेषज्ञों से पूछा। जो हमारे यहाँ रेगुलेशन होता है, रेगुलेटर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। हर राज्य के अंदर रेगुलेटरी बॉडी अलग बनी हुई है, हर राज्य की अलग अलग, और केंद्र की अलग है। उनके अंदर जिन लोगों का अपॉइंटमेंट किया जाता है, क्यों नहीं उसमें 50% कंज्यूमर के लोग हों, पब्लिक के लोग हों उसके अंदर, और उसकी जो भी कार्रवाई है आप उसको टेलीवाइज कर दीजिए, जाने दीजिए, पब्लिक को देखने दीजिए। भाई कितने की गैस खरीदी, कितने का कोयला खरीदा, कितने लोग काम करते हैं, कितना निर्माण करते हैं, कितना आपने पावर एक्सचेंज से बिजली खरीदी, किस दाम पे उपभोक्ता को दी, किस दाम पर मुफ्त में दी, किस उद्योग धंधे को कितनी दी, इसको पारदर्शी बना दीजिए। और जो रेगुलेटरी बॉडी है वो जो इस तरह से काम करती है, पब्लिक को बताइए ना। पब्लिक को अधिकार है वो जान सके हमारी रेगुलेटरी बॉडी जिनका काम रेगुलेट करना है, क्या वो रेगुलेट करती है सही तरीके से, उसमें कितनी ईमानदारी है, कितनी पारदर्शिता है। अगर ये लाएंगे तो आम उपभोक्ता को समझ में आने लगेगा। एकदम नहीं आएगा, समय लगेगा, लेकिन अगर आप उपभोक्ता को रोजाना वेबसाइट पे जाके बताते हैं, आज हमने इतने का कोयला खरीदा, आज हमारे एम्प्लॉय कॉस्ट इतनी थी, आज हमारी इक्विपमेंट कॉस्ट इतनी थी, आज पावर एक्सचेंज बिजली उसकी ये कॉस्ट आई, इतने लोगों ने पैसा दिया है और इतने लोगों ने मीटर बंद कर दिए, या इतने लोग शायद चोरी करें, सारा कुछ आप शेयर करिए। तो 6-7 महीने, 1 साल, 2 साल लगेगा, लेकिन फिर ये सब ठीक हो जाएगा। तो ये जिसे क्योंकि इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख रहे हैं यूरोप में क्या हो रहा है। यूरोप के अंदर सारी क्राइसिस यूक्रेन को मिलाकर के एनर्जी की है, ये ऊर्जा के कारण है। ये ऊर्जा कोई लग्जरी नहीं है, ऊर्जा ऐसी चीज नहीं है जिसको आप चौराहे पे खड़े होकर मुफ्त में बांटें। ये राजनीतिक दल जो है उस पर लेकर के घटिया सस्ती राजनीति कर, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। जो राजनीतिक दल ये कहे मैं मुफ्त में पेट्रोल दूंगा, मुफ्त में डीजल दूंगा या मुफ्त में बिजली दूंगा, उनको बैन लगना चाहिए उनके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए और बैन लगा देना चाहिए। और जो वो नागरिक जो कि इन चीजों को समझते हैं कि इन चीजों से मजाक नहीं कर सकते, जब आप पेट्रोल डीजल बिजली के साथ जो है ये मजाक करते हैं, या तो आप देश के भविष्य के साथ मजाक कर रहे हैं। उन बच्चों को सोचिए जिनका बोर्ड के एग्जाम शुरू हो रहे हैं और उनके घर में इस समय जब आप ये मेरे से बातचीत करें उनके घर में बिजली नहीं है। कल्पना करके देखिए उन बच्चों को। उन महिलाओं को सोचिए जिन्होंने इस गर्मी में खड़े होकर के पंखे के बिना खाना बनाना पड़ेगा और बिजली नहीं होगी अलग। क्यों? इसलिए क्योंकि मिसमैनेजमेंट है। मिसमैनेजमेंट क्यों है? पॉलिटिसाइज कर दिया आपने। इसको डेमोक्रेटाइज करिए, पूरा बिजली सेक्टर डेमोक्रेटाइज होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हर बड़े शहर को आप एम्पावर्ड करिए और उनको आप प्रोत्साहित करिए, आप बिजली का अपना निर्माण करिए। जो हमारे तमाम कस्बे हैं बिजली का निर्माण खुद करिए। छोटे कस्बे या गांव को इन बड़े बड़े लोगों से बिजली लेने की जरूरत क्या है? क्यों नहीं वो अपना सौर ऊर्जा का खुद निर्माण करते? कोई महंगा नहीं होता, लेकिन उसके लिए उनको प्रोत्साहित नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो बड़े प्लांट होते हैं, बड़े बड़े ग्रिड होते हैं, ये सब बड़ा ग्लैमरस होता है।
अगर आप छोटा 5 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट 20 गांव के लिए लगाएंगे तो उसमें कोई ग्लैमर नहीं है। वो तो एक फिल्म आई थी शाहरुख खान की, स्वदेश वाली बात हो जाएगी, तो उसमें तो ग्लैमर नहीं है। लेकिन इसको डी ग्लैमराइज करिए साहब, हमें ग्लैमर नहीं चाहिए, हमें बड़ी बड़ी ये सब चीजें नहीं चाहिए। घर पे बिजली आनी चाहिए और सस्ती आनी चाहिए, उसका रास्ता यही है। आप जगह जगह सौर ऊर्जा को ले जाएं, को लेकर के जाएं, गांव के अंदर छोटे कस्बों में जहां अपना बिजली का निर्माण कर सकते हैं वो करें, जहां कमी हो जाती है ग्रिड से ले लें, लेकिन बाकी अपना खुद निर्माण करें। तो इस पूरी बातचीत में हमने समझा कि भारत में न कोयला कम है, न ही जनरेशन कैपेसिटी, हम बस पावर मैनेजमेंट में दुरुस्त नहीं है। वो ठीक करेंगे तभी हम बार बार की झंझट से बच पाएंगे। ये थी बड़ी खबर। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी कांग्रेस से जुड़ी है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस के होते होते रह गए। कई दौर की बातचीत और कई प्रेजेंटेशंस के बाद आखिरकार कांग्रेस और प्रशांत किशोर यानी पीके की डील फाइनल नहीं हो पाई। आखिर में बात नहीं बन पाई और पीके ने कांग्रेस में शामिल होने से मना कर दिया। पिछले कई दिनों से यह तय माना जा रहा था कि प्रशांत किशोर का कांग्रेस ज्वाइन करना महज एक फॉर्मेलिटी है। आज सारे कयास खत्म हो गए। इस बात पर सबसे पहले पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके लिखा, प्रशांत किशोर के साथ प्रेजेंटेशन और बातचीत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 बनाया था और उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। उनके प्रयासों और सुझावों की हम सराहना करते हैं। खबर कंफर्म हो चुकी थी, बस प्रशांत किशोर की तरफ से हामी का इंतजार था, वो भी हुआ। थोड़ी देर बाद प्रशांत किशोर ने भी खुद ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मैंने एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप के हिस्से के रूप में पार्टी में शामिल होने और चुनाव की जिम्मेदारी लेने के कांग्रेस के उदार प्रस्ताव को अस्वीकार किया। मेरी विनम्र राय में मेरे शामिल होने से ज्यादा कांग्रेस को परिवर्तनकारी सुधारों के माध्यम से कुछ गहरी संरचनात्मक समस्याओं को ठीक करने के लिए नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था, हमने अनुवाद किया, मतलब कि खेल खत्म हो गया, टाटा बाय बाय हो गया। बीते दिनों प्रशांत किशोर ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेतृत्व से मुलाकात की थी और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक ब्लूप्रिंट पेश किया था। चुनावी रणनीतिकार के साथ मुलाकात करने के बाद सोनिया गांधी ने एक 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया था, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो प्रशांत किशोर के सुझावों पर विचार कर रिपोर्ट पेश करें। इसके बाद एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 बनाया गया। इसका मकसद पार्टी में संरचनात्मक सुधारों के जरिए इसे आगामी चुनौतियों के लिए तैयार करना था पार्टियों को और 2024 के आम चुनावों की तैयारी करना था। कितने बैठक हुए, कितने स्लाइड की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाई गई और पीके ने क्या प्लान बनाया, अब ये सब बातें हो गई हैं पुरानी। आज का ताज़ा और छीटा मार सवाल ये है कि आखिर गरारी फंसी कहाँ? जब रास्ते खुले थे तो मंजिल क्यों नहीं मिली? कुछ जवाब सूत्रों से मिले। हुआ ये था कि प्रियंका गांधी चाहती थी कि प्रशांत किशोर पार्टी में आए। उन्होंने ही अप्रोच किया था, सब कुछ सही जा रहा था, मगर पेंच आखिर में इसीलिए फंसा क्योंकि प्रशांत किशोर काम करने की पूरी आज़ादी चाहते थे। उनकी मांग थी कि वो सीधे पार्टी अध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगे। एक तरह की एब्सोल्यूट पावर चाहते थे, जिसे पार्टी के बहुत से नेता पचा नहीं पाए, तृणमूल मॉडल। दूसरी सबसे बड़ी बात यह हुई कि कांग्रेस चाहती थी कि अगर प्रशांत किशोर पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें तेलंगाना में केसीआर और उनकी पार्टी का काम छोड़ना होगा, क्योंकि कांग्रेस वहां केसीआर की प्रतिद्वंद्वी है। सूत्र बताते हैं कि इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं अलग हूं और मेरी कंपनी अलग है, दोनों का काम भी अलग है। जवाब में कांग्रेस आला नेतृत्व की तरफ से कहा गया कि हम आपको और आपकी कंपनी को अलग नहीं मानते। यहीं से बात बिगड़ी और आखिरकार प्रशांत किशोर और कांग्रेस के रास्ते अलग हुए। इस खबर पर चर्चा चल रही थी कि उतने भर में पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने फोटो ट्वीट कर दी। वो प्रशांत किशोर के साथ थे। लिखा, कई दिनों बाद पुराने दोस्त पीके के साथ शानदार मुलाकात हुई। ओल्ड गोल्ड एंड ओल्ड फ्रेंड्स स्टिल द बेस्ट। इस ट्वीट को रीट्वीट करके कांग्रेस के ही दूसरे नेता और छत्तीसगढ़ सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल अशोक बसोया ने लिख दिया कि अच्छा, अब समझ में आया कि मामला क्यों बिगड़ा हुआ है। इस पर आम लोग भी लिखने लगे, राय देने लगे। अच्छा है, कांग्रेस का आपस में ही बढ़िया द्वंद्व चल रहा है। खैर, आगे की खबर यह है कि कांग्रेस ने आगे के मंथन के लिए चिंतन करने का फैसला लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने फैसला लिया कि 13, 14 और 15 मई को उदयपुर में चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा। इसमें सभी राज्यों से करीब 400 कांग्रेसी शामिल होंगे। दूसरी सुर्खी महाराष्ट्र से है। हनुमान चालीसा विवाद में जेल गए राणा दंपत्ति को आज फिर झटका लग गया। हाईकोर्ट में केस हटाने की याचिका खारिज हुई थी, तो आज सेशन कोर्ट से जमानत याचिका भी खारिज हो गई। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को तत्काल कोई राहत नहीं मिली। अब 29 अप्रैल तक पति पत्नी दोनों जेल में रहेंगे। राणा दंपत्ति की तरफ से पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता रिजवान मर्चेंट ने बताया कि अगली सुनवाई 29 अप्रैल को है, तब तक हम जवाब दाखिल करेंगे। साथ ही हम पुलिस से पूछेंगे कि राणा दंपत्ति पर देशद्रोह का आरोप आखिर क्यों लगाया गया।
अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने आरोप लगाया था कि अरेस्ट करने के बाद उन्हें पूरी रात पानी नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें अनुसूचित जाति का बताकर रात भर वॉशरूम इस्तेमाल नहीं करने दिया। ये शिकायत करते हुए उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखा। नवनीत राणा के पत्र पर लोकसभा सचिवालय ने 24 घंटे में मुंबई पुलिस से जवाब भी मांग लिया। पानी न देने के आरोपों के जवाब में मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने सीसीटीवी फुटेज जारी की। वीडियो के आधार पर दावा किया कि राणा दंपत्ति गिरफ्तारी के बाद पुलिस स्टेशन में आराम से बैठे थे। उन्हें एक चाय कॉफी भी ऑफर की गई थी जो पीते दिखते हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर के वीडियो के बाद सांसद नवनीत कौर के वकील रिजवान मर्चेंट ने एक बयान जारी किया और कहा कि कमिश्नर साहब बोल रहे हैं झूठ। उन्होंने जो वीडियो जारी किया है वो है खार पुलिस स्टेशन का, लेकिन पूरी रात दंपत्ति बैठाए गए थे सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में। इस दौरान न तो पानी दिया गया, न ही बाथरूम जाने दिया गया। जो इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग है वो है सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के पास, जिसे मुंबई पुलिस कमिश्नर को जारी कर देना चाहिए अगर वो फुल डिस्क्लोजर चाहते हैं। तीसरी सुर्खी बेरोजगारी से जुड़ी है। मुंबई में एक प्राइवेट रिसर्च फर्म सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI ने रोजगार से जुड़ा नया डाटा जारी किया है जो बताता है कि रोजगार की समस्या भारत में साल दर साल बढ़ती जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि बीते 5 साल में 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां कम हो गई। 45 लाख लोग तो इतने निराश हो गए कि उन्होंने काम की तलाश ही छोड़ दी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट बताती है कि हताश होने वालों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। महिला कार्यकर्ता मजदूर देश की आबादी के हिसाब से देखें तो 2017 में कुल कामगारों की संख्या 40% थी, जो आज की तारीख में घटकर 40% हो गई है। जानकारों की माने तो भारत में 90 करोड़ लोग रोजगार के लायक हैं। इनमें ज्यादातर युवा हैं जिनकी उम्र अब बढ़ रही है। कोरोना बीते 2 साल बीत गए, नौकरी अभी भी नहीं मिली। काम न होने की वजह से युवाओं की आमदनी उस रफ्तार में नहीं बढ़ पा रही जिस रफ्तार में दुनिया के दूसरे देशों में बढ़ रही है, जो कि चिंता की बात है क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा वर्कफोर्स अभी बनी हुई है पूरी दुनिया में। मगर ऐसी स्थिति तरक्की को रोक देगी क्योंकि भारतीय युवाओं की उम्र तो बढ़ रही है मगर उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही। इसके ठीक उलट एक दूसरी स्थिति भी है जिसमें गौतम अडानी दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। संपत्ति के मामले में उन्होंने जेफ बेजोस को भी अब पीछे छोड़ दिया है। वो पुरानी कहावत है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब। चौथी सुर्खी, अंतिम सुर्खी है, कोरोना की चौथी लहर की आहट से जुड़ी हुई है। देश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। लगातार 7 दिन से 2000 से ज़्यादा मामले सामने आए। सबसे ज़्यादा चिंता राजधानी दिल्ली को लेकर ही है, जहां हर रोज़ 1000 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। इस पर कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कहा कि जून के अंत में कोरोना की चौथी लहर पीक पर जाएगी। उन्होंने IIT कानपुर की स्टडी का हवाला देते हुए कहा कि इसका प्रभाव अक्टूबर तक रहेगा। इसे देखते हुए कर्नाटक सरकार ने राज्य में फेस मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग को अब अनिवार्य कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कल प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 12 बजे देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक भी करने जा रहे हैं। सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। आगे होने वाले प्रभाव पर व्यापक चर्चा की जाएगी। ये था आज का दी ललन टॉप शो। अब आखिर में आपको बताते हैं कूप की राय। आज हमने कूप पे पूछा कि मुफ्त में बिजली देने पर रोक लगनी चाहिए क्या? हाँ कहा 71% लोगों ने, ना कह दिया 29% लोगों ने। आप भी कूप पर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कूप पर दी ललन टॉप को फॉलो कीजिए। कूप पर हम अलग अलग पोल्स चलाते रहते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स या #LTShowOnCoop के साथ कू करके। हम उसे भी शामिल कर सकते हैं इस शो में। यहाँ पे समाप्त होता है आज का बुलेटिन। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि।